नमस्कार मित्रों, मैं रजत सोनी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बी एबल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा आपके लिए यह नॉलेज सीरीज का संचालन किया जा रहा है, जिसका नाम है प्रतिष्ठा नॉलेज सीरीज, जिसका यह पार्ट 8 है, भाग 8, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको राज्य प्रशासनिक सेवा के बारे में बताऊंगा। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो कुछ विलंब से आ रहा है और इसका कारण कुछ व्यस्तता है, परंतु मेरे द्वारा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम वीकेंड में 1 या 2 वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, जो आपके नॉलेज को एनहांस करने में हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसका सर्वोच्च पद होता है उप जिलाधीश अथवा डिप्टी कलेक्टर। यह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक पद होता है, जो पद सोपान में सर्वोच्च स्तर पर होता है। अब मैं आपको इस पद के बारे में बताने के अंतर्गत सबसे पहले इस पद के कार्यों को बताऊंगा, जिसमें पहला कार्य होता है न्यायिक और दांडिक। न्यायिक कार्य के अंतर्गत राजस्व संबंधी मामले, जैसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय से आए प्रकरण, जिनमें खसरा, खतौनी, बंटवारा और अन्य खेतीहार विवाद, जिन्हें कई बार हम दीवानी मामले कहते हैं, वे सम्मिलित होते हैं। और राजस्व न्यायालय के संबंध में मैं आपको विस्तार से आगामी वीडियो में जानकारी दूंगा। और दांडिक के अंतर्गत CRPC, CPC और कुछ धारा IPC के अंतर्गत भी डिप्टी कलेक्टर अथवा SDM को अधिकार होते हैं, जिनमें वह धारा 107 से 116 के अंतर्गत कुछ दांडिक मामलों में समन जारी करता है और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। और इसका जो दूसरा कार्य होता है वह राजस्व संबंधी होता है। राजस्व संबंधी मामलों में राजस्व एकत्रीकरण करना, जिसके अंतर्गत खेती है भूमि पर लगान और खेती से इतर जो भूमि होती है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया या जो आबादी भूमि होती है, रहवासी भूमि जिसे हम कहते हैं, उस पर डायवर्सन टैक्स, इसका एकत्रीकरण करना, यह इस विभाग का या इस पद का प्रमुख कार्य है। डायवर्सन टैक्स क्या होता है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक कार्यों की। तो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत विभिन्न विभागों के समक्ष समन्वय करना, जैसे उदाहरणार्थ अभी कोरोना महामारी के समय प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करने में बसों की व्यवस्था करना, अर्थात RTO से समन्वय करना, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए खाद्य विभाग से समन्वय करना, पुलिस विभाग के साथ समन्वय करना, ऐसे कई विभागों के साथ समन्वय करने के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य आता है। और फिर एक प्रमुख कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर, जिसे हम कानून व्यवस्था कहते हैं। कानून व्यवस्था का उदाहरण भी कोरोना महामारी के समक्ष देखा जा सकता है या इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसे जब लॉकडाउन हुआ और एक प्रकार से हम आपातकाल ही कह सकते हैं, उसमें जब इस लॉकडाउन को भली भांति इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें डिप्टी कलेक्टर की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और डिप्टी कलेक्टर्स के द्वारा ही इस लॉकडाउन को सफल बनाया गया। अब हम बात करेंगे इस पद के प्रभार के बारे में। प्रभार के अंतर्गत पहला जो प्रभार होता है डिप्टी कलेक्टर का, वह SDO अथवा SDM का होता है। SDO मतलब अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, और SDM मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जब वह प्रशासनिक कार्य करता है ऑफिशियल वर्क, तब उसे हम SDO कहते हैं, और जब न्यायिक कार्य होते हैं तब हम SDM कहते हैं। अर्थात जब मजिस्ट्रियल पावर होती है उस समय हम SDM से संबोधित करते हैं। इस प्रकार SDO और SDM प्रमुख प्रभार होते हैं। इसके अतिरिक्त OSD मतलब विशेष कर्तव्य अधिकारी, ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी, जो हमारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री या कोई भी मंत्री हो, राज्य स्तर के जो भी मंत्री होते हैं, उनके जो सलाहकारी समिति होती है या उनके लिए जो कार्य करने के लिए ऑफिस स्टाफ होता है, उनके जो प्रमुख होते हैं वह विशेष कर्तव्य अधिकारी OSD ही होते हैं और डिप्टी कलेक्टर ही इस रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा OIC विभिन्न विभागों के समक्ष समन्वय के लिए
OIC के रूप में डिप्टी कलेक्टर कार्य करते हैं। CD अर्थात कोर्स डायरेक्टर, जब आप प्रशिक्षण के लिए नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में जाएंगे तो वहाँ आपके जो कोर्स डायरेक्टर रहेंगे वे भी सीनियर डिप्टी कलेक्टर ही रहेंगे। साथ ही राज्य स्तरीय पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जो ग्वालियर में है, उसके जो वाइस प्रिंसिपल रहेंगे वे भी सीनियर डिप्टी कलेक्टर ही रहेंगे। इसके साथ जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर होता है उन्हें CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत भी बनाया जाता है। इस प्रकार यह कुछ डिप्टी कलेक्टर के प्रभार हुए। अब हम बात करेंगे इस पद के प्रमोशन के बारे में। तो इस पद की जो पद प्रमोशन होते हैं, यानी जिसे हम हायरार्की कहते हैं, उसमें नायब तहसीलदार के बाद प्रमोट होकर अपर तहसीलदार से तहसीलदार से फिर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। डिप्टी कलेक्टर के बाद होता है संयुक्त कलेक्टर के बाद अपर कलेक्टर का जो प्रभार होता है वह ADM के रूप में होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर अपर कलेक्टर के बाद कलेक्टर अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या जिसे हम जिलाधीश कहते हैं। और नायब तहसीलदार की जो पद हायरार्की है, इनसे छोटे जो पद हैं इस विभाग के अंतर्गत आने वाले, उनके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया की या भर्ती की। तो डिप्टी कलेक्टर पर 3 प्रकार से चयन हो सकता है या 3 प्रकार से भर्ती हो सकती है। उसमें पहला होता है पदोन्नति द्वारा, दूसरा होता है सीधी भर्ती और तीसरा भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा। तो हम बात करेंगे पदोन्नति द्वारा। तो पदोन्नति के अंतर्गत जूनियर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जिसमें होता है नायब तहसीलदार। इस पद के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ, वहाँ आप जाकर इसको देख सकते हैं। नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर तहसीलदार और तहसीलदार से फिर प्रमोट होकर उप जिलाधीश। इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार से तहसीलदार प्रमोट होने में लगभग 7 से 8 साल और तहसीलदार से फिर डिप्टी कलेक्टर तक प्रमोट होने में लगभग फिर 7 से 8 साल, और कई बार कई अन्य कारणों से यह समय सीमा बढ़ भी जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीधी भर्ती के अंतर्गत जो MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा होती है, उसमें जो प्रथम पद होता है, यानी कि पद श्रेणी में प्रथम पद, वह डिप्टी कलेक्टर का ही होता है। तो इस परीक्षा के माध्यम से सीधे डिप्टी कलेक्टर के पद पर भर्ती होती है और फिर प्रशिक्षण उपरांत और डिपार्टमेंटल परीक्षा के उपरांत SDM का चार्ज दिया जाता है। और एक अन्यत्र तरीका होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम IAS के नाम से जानते हैं, जिसका चयन UPSC के माध्यम से होता है। उनके जो प्रशिक्षु अधिकारी होते हैं, क्योंकि हम सामान्यतः IAS को कलेक्टर के रूप में समझते हैं, परंतु कलेक्टर बनने में UPSC क्रैक करने के बाद कलेक्टर बनने में लगभग 5 से 7 साल का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान कई पदों पर IAS को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें से एक होता है SDM या डिप्टी कलेक्टर। इसके रूप में वह कुछ वर्ष तक, लगभग 1 से 2 वर्ष तक कार्य करते हैं और उन्हें जिला पंचायत CO के रूप में भी IAS को प्रभार दिया जाता है और कई विभागों का प्रशिक्षण होता है। जब मैं आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में बताऊंगा तो मैं इस बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको डिप्टी कलेक्टर पद के प्रभार, कार्य और अन्य जो प्रमोशन की जानकारी है उसके बाद से आपको अवगत कराया। यह जानकारी आपको विशेषकर इंटरव्यू में अति महत्वपूर्ण रहेगी और लोक प्रशासन जो विषय है उसमें भी डिप्टी कलेक्टर पद के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।